अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मेलिटी। दीज आर द कंटेंट्स दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो। मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी, टाइप्स ऑफ द नॉर्मल सॉल्यूशन, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, एंड पार्ट्स पर नोटेशन। फर्स्ट वन इज़ मॉलिक्यूलर वेट. It is also known as molar mass. Molecular weight is a measure of the sum of the atomic weight values of the atoms in a molecule. कि एक मॉलिक्यूल है तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे उन एटम्स के एटॉमिक मासेस को हमने सम कर लेना है, तो दैट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट इज़ एब्रीविएटेड एज MW. व्हाट इज़ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट? अगर हम मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट करें इन ग्राम्स तो सेम मॉलिक्यूलर वेट जो हमने ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया है वही हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होगा. फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 28 है. अगर हम इस 28 को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, 28 ग्राम्स लिखते हैं, तो दैट विल बी द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. इसे हम 1 मोल मॉलिक्यूल भी कहते हैं क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मोल दिया हुआ है, तो इसे हम 1 मोल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं. अब मॉलिक्यूलर वेट से हम नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी पता चला सकते हैं कि अगर हमें गिवन क्वांटिटी सोल्यूट की है, हमें मोल्स नहीं पता कि उसके कितने मोल्स हैं, बस ये कहा गया है कि इसके फॉर एग्ज़ाम्पल 2 हैं, 2 ग्राम है हमारे पास HCl का, तो हमें नहीं पता इसमें इसके मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड करने हैं, तो हम उसको 2 को डिवाइड कर देंगे HCl के मॉलिक्यूलर मास से, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल HCl है एंड ग्लूकोज है. अब HCl का हमने मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास पता होना चाहिए, एटॉमिक वेट पता होना चाहिए. हाइड्रोजन का पता होना चाहिए, क्लोरीन का पता होना चाहिए. इसी तरह ग्लूकोज में जो जो एटम्स हैं उनके भी हमें मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट पता होना चाहिए. फिर उस एटॉमिक वेट को हमने मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ़ द एटम्स ऑफ दैट हाइड्रोजन दैट आर प्रेजेंट इन HCl. इसी तरह हम क्लोरीन को भी एटॉमिक वेट को मल्टीप्लाई कर देना है उसके नंबर से जितने वो HCl में प्रेजेंट है. सेम इज़ फॉर ग्लूकोज. कार्बन के 6 हैं तो इसके एटॉमिक वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से. हाइड्रोजन के 12 हैं तो इसका एटॉमिक वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से. और ऑक्सीजन के 6 हैं तो इसके एटॉमिक वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से. और फिर इन तमाम वैल्यूज़ को हमने ऐड अप कर लेना है, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होगा. यहाँ पे इजी एक ही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ग्लूकोज का कि कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं, ऑक्सीजन 6 हैं. कार्बन की जगह उसका एटॉमिक वेट उस पर हमने मल्टीप्लाई करके ये आएगा. हाइड्रोजन के 12 हैं, उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आएगा. ऑक्सीजन हमारे पास 16 हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 6 हैं. ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं तो 6 को हमने 16 उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आएगा. इन तमाम वैल्यूज़ को हमने ऐड करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई. हम ग्राम्स में अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. नेक्स्ट वन इज़ इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट, द मास ऑफ अ सब्सटेंस स्पेशली इन ग्राम्स that combines with or is chemically equivalent to the 8 grams of oxygen or 1 gram of hydrogen. सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहें तो उस एटम का एटॉमिक मास या अगर मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास हम डिवाइड कर देंगे उसके वैलेंसी फैक्टर से. X रिप्रेजेंट्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू द वैलेंसी फैक्टर. इक्विवेलेंट वेट क्या है? एटम का कि अगर हम उसके एटॉमिक मास को उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दें. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1 है और उसका वैलेंसी फैक्टर क्या है? 1 ही है. तो 1/1 एटॉमिक उसका इक्विवेलेंट वेट हाइड्रोजन क्या होगा? 1 ही होगा. अगर मॉलिक्यूल है तो फिर हमने HCl है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 36.5 है डिवाइडेड बाय 1.
डिवाइडेड बाय 1 क्यों लिख रहे हैं x, क्योंकि HCl का x 1 है तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी क्या होगा 36.5 ही होगा। अब हमने 1 क्यों कहा है, HCl में तो 2 है ना एटम्स, x हमने क्यों 1 लिया है अभी मैं आगे चल के बताऊँगी। x क्या है, वैलेंसी फैक्टर है, और x डिफरेंटली कोरेस्पॉन्ड करता है कि वेदर इट इज़ एसिड, वेदर इट इज़ बेस और वेदर इट इज़ सॉल्ट। कोई भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है और तो उसमें नंबर, कोई भी केमिकल रिएक्शन उसमें हमारे पास क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। अब रिएक्टेंट्स क्या होंगे, डिफरेंट मोल्स में प्रेजेंट होंगे, और उसके प्रोडक्ट जो भी बनेंगे उनके भी डिफरेंट मोल्स होंगे। तो रिएक्टेंट्स के मोल्स डिफ़र कर सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन उनका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो सेम रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास अमोनिया गैस बनती है। अब जब अमोनिया गैस बनानी है तो नाइट्रोजन का 1 मोल चाहिए होता है और हाइड्रोजन के 3 मोल चाहिए होते हैं हाइड्रोजन गैस के। नाइट्रोजन गैस का 1 मोल, हाइड्रोजन गैस के 3 मोल्स। अब मोल्स तो वेरी कर रहे हैं लेकिन इनके जो इक्विवेलेंट वेट होगा ये सेम होंगे। कैसे सेम होंगे आगे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, अगर हम इक्विवेलेंट वेट को ग्राम्स पे रिप्रेजेंट कर देंगे तो दैट विल बी द ग्राम इक्विवेलेंट वेट। फॉर एग्जांपल ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl दिया हुआ है। HCl हमने मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय x क्या 1 है तो उसका मोलिकुलर वेट ये सॉरी यहाँ पे ग्राम्स आगे नहीं लिखा, यहाँ पे आपने ग्राम्स लिखना है। जैसे हम मोलिकुलर मास से पता चला सकते हैं नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट, इसी तरह हम इक्विवेलेंट वेट से पता चला सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट। उसमें हम जो हमारे पास गिवन मास होगा सोल्यूट का उसको डिवाइड कर देंगे उसके इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट से। अब मैंने बताया आपको कि x है वो डिफरेंट उसकी वैल्यू होती है फॉर द बेस, फॉर द एसिड एंड फॉर द सॉल्ट। तो बेस में क्या होगा, बेस मतलब कोई भी मॉलिक्यूल हम उसे बेस क्यों कहेंगे, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं जो रिएक्शन में जाके बेस को न्यूट्रलाइज, वो एसिड को जाके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बेस हम किसको बोलते हैं कि कितनी उसमें हाइड्रोक्सिल आयंस हैं और वो जाके केमिकल रिएक्शन में जाके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जितने भी OH होंगे या कोई भी एसिड कोई भी बेस है जिसमें जितने OH होंगे जो आयोनाइज हो सकते हैं उसे हम उसकी एसिडिटी कहेंगे, उसे हम X कहेंगे। फॉर एग्जांपल NaOH इसमें एक ही OH है, ये एक ही OH इनकॉर्पोरेट कर सकता है फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इसकी एसिडिटी 1 होगी। इसमें भी एक ही है तो इसमें भी 1। वो एसिड्स जिनकी एसिडिटी एक ही हम कहेंगे उन्हें मोनो एसिडिक एसिड कहेंगे, जिनकी एसिडिटी 2 है डाई एंड ट्राई फॉर द 3। इसमें क्या है 2 इनको ऑपरेट कर सकते हैं OH, इसमें भी 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें भी 3 हैं। अब एक और बात, इम्पॉर्टेंट बात, कि अगर हमें डायरेक्ट ही एक ही एसिड दिया हुआ है और कहा गया है कि आप इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालें या इक्विवेलेंट वेट निकालें, तो आपने इसकी एसिडिटी यहाँ से पता चल रहा है कि 1 ही है, यहाँ से पता चल रहा है 2 ही, आपने लिख देनी है, इसका टॉप मोलिकुलर मास को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से इसके अगर हमने पता चलानी है तो इसके मोलिकुलर मास से 3 को डिवाइड कर देना है। लेकिन अगर हमें केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें ये अपने 2 OH दे रहा है या 1 दे रहा है, तो उसमें हम इसके मोलिकुलर मास को डिवाइड कर देंगे 1 या 2 से कि कितने वो उस रिएक्शन में अपने OH मॉलिक्यूल्स दे रहा है। अगेन अगर हमें सिर्फ इंडिविजुअली रिएक्शन नहीं दिया हुआ, इंडिविजुअली कहा गया है कि इस एसिड का आप इक्विवेलेंट वेट निकालें, तो आपने सिंपली क्या करना है, उसके मोलिकुलर वेट से उसके X से डिवाइड कर देना है। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है तो आपने देखना है उस केमिकल रिएक्शन में अपने कितने OH इनकॉर्पोरेट कर रहा है फॉर न्यूट्रलाइजिंग दैट एसिड। तो जितने OH वो इनकॉर्पोरेट कर रहा होगा उतना ही आपने उसके X की वैल्यू लिखनी है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बेशक उसकी इंडिविजुअल में उसकी एसिडिटी 3 है
या 4 है या 2 है, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन में वो 1 या 2 3 दे रहा है तो उसकी एसिडिटी उसके अकॉर्डिंग ही होगी। अब एसिडिटी का क्या है, एसिड क्या है नॉर्मली जिसमें के कितने उसमें आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस हैं जो केमिकल रिएक्शन में जाके बेस को कर देंगे न्यूट्रलाइज। एग्जांपल क्या है यहाँ पे, इसके HCl की बेसिडिटी क्या है 1, इसमें एक ही हाइड्रोजन है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1, मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, ये आप खुद देख लें कि इसमें 2 हैं। अगर हमें कहते हैं कि H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालें तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, क्यों, क्योंकि इसकी बेसिडिटी 2 है। इसी तरह इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, इसका अगर हम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3 और इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1, तो इसकी हमें इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा। इसी तरह सॉल्ट्स के लिए, तो सॉल्ट्स में जितने हमारे पास मेटल आयंस होंगे उसको हम काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल Na2CO3 है हमारे पास, तो Na2 हमारे पास एटम मेटल कितने हैं उसमें 2 ही है ना, Na मतलब 2 ही मेटल हैं, सॉरी मेटल हमारे पास क्या है सोडियम है। कितने सोडियम के मॉलिक्यूल्स हैं 2 हैं, तो 2 विल बी आर एक्स फैक्टर। एसिड के इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करेंगे कि उसके मॉलिक्यूलर वेट को बेसिसिटी से डिवाइड कर देना है। बेस का कैसे करेंगे, उसके मॉलिक्यूलर वेट को एसिडिटी से डिवाइड कर देना है। सॉल्ट कैसे करेंगे, उसके फार्मूला वेट को हम डिवाइड कर देंगे मेटल का। पता कैसे चलेगा कौन सा मेटल है, मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज किसी भी मॉलिक्यूल में हमारे पास पहले होता है। अब यहाँ पे NaOH का बताया गया बेस है हमारे पास, मॉलिक्यूलर वेट इसका 40 होता है, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 40। इस तरह KOH का मॉलिक्यूलर वेट है 54, तो इसमें हम कितने इसकी एसिडिटी है 1 है, तो डिवाइड कर देंगे हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इसी तरह ये एग्जांपल से ये आपने खुद करनी, इक्विवेलेंट वेट आपने इसका खुद निकालना है। ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास बेस और ये हमारे पास सॉल्ट है। HCl की एग्जांपल दी गई है, बाकी इस एग्जांपल को देख के आपने दूसरी कर लेनी है। अब यहाँ पे वो वाली बात आ गई है, नंबर ऑफ़ मोल्स तो सेम है 1, ठीक है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ़ मोल्स इस रिएक्शन का भी आपने इक्विवेलेंट वेट निकालना है और इस रिएक्शन का भी आपने इक्विवेलेंट वेट निकालना है। जब आप निकालेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट और इसका इक्विवेलेंट वेट सेम होगा, बेशक इनके मोल्स डिफरेंट है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है HCl के, लेकिन जब आप इनके इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो वो दोनों सेम होंगे। नेक्स्ट इज़ नॉर्मेलिटी। व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी, अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन लें और उसमें सोल्यूट, तो उसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट कितने हैं वो हमें नॉर्मेलिटी बताएंगे। नॉर्मेलिटी कैपिटल N से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो यूनिट है वो इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लीटर है, कि नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब और इसका फार्मूला क्या है ये, कि सोल्यूट नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 dm ऑफ सोल्यूशन। अगर हमें, या 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, अगर हमें सोल्यूशन लीटर में नहीं दिया हुआ, मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो आपने पहले उसे लीटर में कन्वर्ट करना है और फिर आपने डिवाइड कर देना है 1 लीटर से ही। अब नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ इक्विवेलेंट वेट हमें नहीं पता कि हमने कैसे पता चलाने हैं, इसके लिए क्या एक अलग फार्मूला है। नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट वेट हमें तब पता चलेगा जब हमें उसका इक्विवेलेंट वेट पता है। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस। अब देखिए ये सारी टर्म्स, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, फिर उसके बाद हमारे पास क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर ऑफ द ग्राम्स ऑफ द इक्विवेलेंट, फिर उसके बाद क्या हमारे पास नॉर्मेलिटी आता है, कि नॉर्मेलिटी में जितनी पीछे हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारा अंदर आ गया नॉर्मेलिटी में, सारी चीज़ों का क्या है एक मिक्सचर है। और नॉर्मेलिटी को फिर हम कैसे लिख सकते हैं, पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है कि नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट वेट हमारे पास क्या ये है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1 लीटर से, तो हम ये एक फार्मूला है हमारे पास नॉर्मेलिटी का।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास 4.9 ग्राम H2SO4 का, ठीक है ना, 1 लीटर ऑफ दी सोल्यूशन। आप इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड करें। नॉर्मेलिटी फाइंड करने तो सबसे पहले तो आपको इक्वलेंट वेट पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आपने इक्वलेंट वेट H2SO4 का पता चलाना है। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बेसिसिटी वो ये है 49, 92 डिवाइड बाई 2 49। अब इस इक्वलेंट वेट को आपने नॉर्मेलिटी के इस फॉर्मूला में डाल देना है, ठीक है। और इसका हमें गिवन मास कितना है 49 है, 4.9 ग्राम है। इक्वलेंट वेट हमने भी निकाला है 49। मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूशन है कितना है 1 dm ऑफ सोल्यूशन है। तो हमारे पास इसकी नॉर्मेलिटी क्या है ये आ सकती है। अगर हो सकता है इस फार्मूले में आप कितनी चीज़ें प्रेजेंट हैं, नॉर्मेलिटी ये और ये, क्या बता हमें वो कहें कि इस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी इतनी है, इक्विवेलेंट वेट इतना है, वॉल्यूम सोल्यूशन का इतना है, और आप फाइंड करें वेट ऑफ द सब्सटेंस। तो आप इसी फार्मूले को ज़रा अरेंज करके वेट ऑफ द सब्सटेंस भी फाइंड कर सकते हैं। अगर वो हम इक्विवेलेंट वेट कहते हैं और बाकी चीज़ें दी हुई हैं तो आप ये फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये कहा गया है आप इसका वॉल्यूम फाइंड करें और बाकी चीज़ें आपको दी गई हैं तो आप वो भी फाइंड कर सकते हैं। अब रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में कॉमन पॉइंट क्या है कि सोल्यूशन 1 लीटर का ही है, लेकिन मोलैरिटी में मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हम काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ अ कंपाउंड प्रेजेंट इन द लीटर ऑफ द सोल्यूशन। एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। यूनिट मोल पर लीटर है, इक्विवेलेंट लीटर पर, इक्विवेलेंट लीटर है, इक्विवेलेंट पर लीटर है या मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन नहीं डिपेंड करती कि टाइप ऑफ द रिएक्शन कौन सा है, और तो लेकिन नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन डिपेंड करती है टाइप ऑफ द रिएक्शन पे। क्योंकि इसमें एक्स फैक्टर है एंड एक्स फैक्टर वेरी करता है विद द बेस, विद द एसिड एंड विद द सॉल्ट। मोलैरिटी में हम पता पीछे पढ़ चुके हैं कि इट इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, बट नॉर्मेलिटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, वॉल्यूम, एडिशन ऑफ द मोर सोल्यूट एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट। एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिव स्पीशीज, एसिड, बेस या सॉल्ट दैट इज प्रेजेंट इन दैट सोल्यूशन। रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी एक डेरिवेशन है इसकी प्रॉपर, लेकिन शॉर्ट में आप ये करें कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स वैलेंसी फैक्टर, एंड नॉर्मेलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोलैरिटी। तो उसी तरह अगर आपको नॉर्मेलिटी गिवन है तो आप मोलैरिटी, अगर आपको मोलैरिटी और एक्स गिवन है तो आप नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मेलिटी एंड एक्स गिवन है तो आप मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी गिवन है तो आप एक्स फाइंड कर सकते हैं। ये आप थोड़ी सी एग्जांपल है कि मोलैरिटी के सेम एसिड है लेकिन इसकी मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी वेरी कर रही है। इसका मॉलिक्यूलर वेट ये है, इक्विवेलेंट वेट ये है, एक सारे के एक मोल में, लेकिन इनकी नॉर्मेलिटी वेरी कर रही है। ये देखिए इसके 1 नॉर्मल सोल्यूशन है, इसके ये 2 नॉर्मल सोल्यूशन है। वाई 2 नॉर्मल सोल्यूशन? क्योंकि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो एक्स कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है। इसकी मोलैरिटी हमारे पास कितनी है, 1 मोलर सोल्यूशन है, लेकिन इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है 2। कैसे 2 है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स। 1 मोलर है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू इट्स नॉर्मेलिटी। इसी तरह ये आगे एग्जांपल्स हैं, ये भी आप देख लें। यहाँ ये एक दिया गया है कि आपके पास Na2CO3 है, गिवन क्वांटिटी इसकी 0.53 ग्राम है। Na2CO3 का 0.53 ग्राम क्वांटिटी है और ये रिएक्शन दे रही है, ठीक है ना। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है दैट इज़ 100 ml। तो आपने 100 ml को पहले 100 ml को यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दी हुई। स्टेटमेंट क्या है कि 0.53 ग्राम ऑफ Na2CO3 रिएक्ट करता है, ठीक है ना। ये फॉलोइंग रिएक्शन में पार्ट ले रहा है और इस रिएक्शन का जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम 100 ml है। तो 100 ml को पहले आपने लीटर में लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है।
अब यहाँ पे सबसे पहले आपने इसका जब भी नॉर्मेलिटी निकालनी है सबसे पहले आपने इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ये 100 ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाला हुआ है। फिर नॉर्मेलिटी का फार्मूला है 0.5 नीचे ऊपर लिखा हुआ है। ये या इन्होंने इधर ही कन्वर्ट किया हुआ लीटर में। तो ये 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन एग्जांपल करके। टाइप्स ऑफ द नॉर्मल सोल्यूशन सेमी नॉर्मल है, बाय नॉर्मल है, सेंटी नॉर्मल एंड डेसी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल सोल्यूशन हैविंग नॉर्मेलिटी ऑफ हाफ नॉर्मेलिटी और n/2। बाय नॉर्मल सोल्यूशन हैविंग द नॉर्मेलिटी ऑफ 2/2 n। सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन हैविंग द नॉर्मेलिटी ऑफ 1/100 एंड डेसी नॉर्मल सोल्यूशन हैविंग द नॉर्मेलिटी ऑफ 1/10 और n/10। पार्ट्स पर नोटेशन These are used when the solute is present in the trace quantity। बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो हमने एम्पलीफाई करना है। हम इस क्वांटिटी को एम्पलीफाई करने के लिए हम उसको बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि उस सोल्यूट की थोड़ी सी ज़्यादा मिक़दार आ जाए उसकी। ppm, ppb एंड ppt यूज़ करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अगर हमने मिलियन से मल्टीप्लाई कर दें पार्ट्स में मिलियन, फाइंड कैसे करेंगे? वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन जितना हमें दिया हुआ है, और मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह पार्ट्स पर बिलियन में बिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे और ट्रिलियन में हम ट्रिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, एक सॉल्यूशन है, इसका 0.9 ग्राम है गिवन है। वेट ऑफ द सब्सटेंस इतना दिया हुआ है, टोटल वेट इतना है, तो आपने ppm फाइंड करनी है। यहाँ पे अपने फॉर्मूले में वेट कितना है 0.08, टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन क्या 1 kg या 100 ग्राम। पार्ट्स पर नोटेशन में आपने ये ख्याल रखना है कि वेट और नीचे वाला वेट ग्राम्स में ही होना चाहिए। अगर मिलीग्राम्स में या kg में है तो आपने उन्हें कन्वर्ट करना है ग्राम्स में और फिर आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना वापस ये आगे। इस तरह ये एग्जांपल ये भी आप देख लें। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ प्रेजेंटेशन। इसमें क्या है, क्या इस फॉर्मूले में अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं दी हुई तो आप पता चला सकते हैं, वेट ऑफ द सब्सटेंस पता चला सकते हैं। अगर बाकी चीज़ें दी हुई होंगी टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन पता चला सकते हैं। अगर बाकी वैल्यूज़ दी हुई होंगी पार्ट्स पर मिलियन पता चला सकते हैं।